हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू ए ब्रांड न्यू टॉपिक जो हम ऐसे स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 4 ऑफ क्लास 11 का जो बी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, उस बुक के रिगार्डिंग हमने चैप्टर 3 अभी के लिए स्किप किया है। हम पहले चैप्टर 4 पढ़ेंगे, देन 5, देन आके हम 3 पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक बेस्ट क्रोनोलॉजी होता है, ठीक है। एंड वेस्टर्न सोशियोलॉजीज एंड इंडियन सोशियोलॉजीज के रिगार्डिंग चैप्टर्स होगा, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ लेट्स डिग इन टू द क्लास, जहाँ पे सोशियोलॉजी इज समटाइम्स कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। क्योंकि सोशियोलॉजी को बच्चा बोला जाता है, कि जब रिवॉल्यूशन हो रहा था उसका बच्चा है सोशियोलॉजी। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी का, हमने पहले भी देखा है कि सोशियोलॉजी का इमर्जेंस कैसे हुआ था, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन से हुआ था, एनलाइटमेंट हुआ, देन फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, देन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। एनलाइटमेंट में और एनलाइटमेंट को और भी क्या बोलते हैं हम? साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। तो ये रिवॉल्यूशन का ही बच्चा है, ठीक है। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हो गया, देन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, देन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज इट वॉज बॉर्न इन 19th सेंचुरी। कौन से सेंचुरी में सोशियोलॉजी का बॉर्न हुआ था? सोशियोलॉजी का बॉर्न हुआ था 19th सेंचुरी। यू हैव टू रिमेंबर दिस। द फर्स्ट लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू राइट एन आंसर, यू कैन कोट दिस लाइन, ठीक है। दिस सोशियोलॉजी इज समटाइम्स कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज इट वॉज बॉर्न इन 19th सेंचुरी। कहाँ पे बॉर्न हुआ था? वेस्टर्न यूरोप में बॉर्न हुआ था, ठीक है। आफ्टर रिवॉल्यूशनरी चेंजेस इन द प्रीसीडिंग 3 centuries that decisively changed the way people lived। क्या हुआ था कि रिवॉल्यूशनरी चेंजेस हुआ था। इवोल्यूशनरी चेंजेस मतलब क्या? जो ग्रेजुअली चेंज होता है, धीरे धीरे होता है। एंड रिवॉल्यूशनरी मतलब क्या? अचानक से, कल कुछ और था, आज उठ के देखिए कुछ और बन गया। रिवॉल्यूशनरी मतलब सडन सडन चेंजेस। तो सडन चेंजेस के रिगार्डिंग ये जो 3 centuries में एक सडन चेंजेस हो गया था ना, डिसिसिवली चेंज द वे पीपल लिव, मतलब लोगों का जीने का तरीका बदल गया था। तो ये जो लोगों का जीने का तरीका बदल गया था, इसको स्टडी करने के लिए हमारा जन्म हुआ सोशियोलॉजी, ठीक है। सो 3 revolutions paved the way for the emergence of sociology। 3 रिवॉल्यूशन जो सोशियोलॉजी की इमर्जेंस में हेल्प किया, वो क्या क्या है? क्या क्या है? हमने पहले ही पढ़ा। एनलाइटमेंट का और एक नाम बोल सकते हैं साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, जहाँ पे लोग साइंस पे फोकस करना स्टार्ट कर दिए थे। पहले क्या था कि गॉड का दिया हुआ दूत है, कि गॉड ने ये बोला है आपको ये करना है। प्रीच जो होता था चर्च वाले, तो वही जो बोलते थे वही मानते थे। बट देयर इज दिस रिवॉल्यूशन, एनलाइटमेंट हो गया लोगों में। लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि क्यों हुआ, व्हाई, द पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाई स्टार्टेड। तो एनलाइटमेंट हुआ, लोगों के दिमाग की बत्ती जलने लगी, ठीक है। और इसको और एक नाम बोल सकते हैं साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। साइंस का एक आरंभ हुआ, साइंस का एरा का आरंभ हुआ, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी। तो देन क्या हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम सबको पता है कि स्टेट सिस्टम में 3 स्टेट था। फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट तो पूरा आराम से रहता था, उनको कुछ वो जो होता है ना, टैक्स वगैरह भरना नहीं पड़ता था। वो जो स्टेट 3 होता था, उनके ऊपर ही पूरा टैक्स लगता था, सारा सब कुछ। तो ये एकदम से रिवॉल्यूशन हो गया। जो स्टेट 3 था, वो लोग के बोला कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो तब जाके क्या फॉर्म हुआ? इक्वालिटी, लिबर्टी एंड और एक क्या था फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का 3 मेन कंपोनेंट जो आज के मॉडर्न एरा में हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये मतलब यूजफुल है, मतलब हमारे इंडिया में भी एप्लीकेबल है। क्या है? इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, या टाइप करो सारे। ओके, चलो। एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि पहले क्या था, सरप्लस जो था, या फिर कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, सरप्लस का मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, या फिर खाने के रिगार्डिंग, मतलब दाल चावल के रिगार्डिंग उतना ही बना रहे हो जितना आपको चाहिए, आपके फैमिली को चाहिए, ठीक है। उतना ही कपड़ा आप प्रोड्यूस करे, उतना ही पॉटरी आप बना रहे हो जो आपके लिए ही एप्लीकेबल है, आपके घर वालों के लिए, या फिर मैक्सिमम आपके नेबर के लिए। बट जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ ना, तो मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। कि कोई अगर खाना, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई राइस प्रोड्यूस कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में राइस प्रोड्यूस कर रहा है कि उसका फैमिली होगा, नेबरहुड होगा, पूरा एक स्टेट को, कंट्रीज को खिला सके, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब मास प्रोडक्शन ऑफ एवरी काइंड्स ऑफ थिंग, ठीक है, मास प्रोडक्शन। एंड उसके रिगार्डिंग क्या होगा कि एक विस्तार होगा, क्योंकि ओनली यूरोप के लोग ही तो खाना नहीं खाएंगे ना, बाकी दुनिया को भी वो लोग देंगे। देन द आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एक्चुअली द फ्रेंच क्या बोलते हैं,
यूरोप के लोग ना दूसरे एरियाज में ऐसे विस्तार होने लगे, कॉलोनाइजेशन स्टार्ट करने लगे। सो ये जो प्रोसेस है इसके रिगार्डिंग ही हम कॉलोनाइजेशन को भी एडप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली यूरोपियन सोसाइटी बट ऑल्सो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज इट कम इन टू कंटेक्ट विथ यूरोप, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉलोनाइजेशन। इंडिया में भी उसका हम देखते हैं ब्रिटिश एरा, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर द की आइडियाज ऑफ 3 सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, कौन कौन है? कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्कheim एंड मैक्स वेबर। ये 3 वेस्टर्न सोशियोलॉजी जो क्लासिकल ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी, मतलब क्लासिकल थिंकर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्कheim एंड मैक्स वेबर, ये हम 3 यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले ये तो हमारा 4-5 नंबर लेक्चर पे शायद होगा, लेट्स सी, आई थिंक 3 नंबर लेक्चर पे ही हम कार्ल मार्क्स से स्टार्ट कर देंगे, ओके। तो अभी हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजी देखते हैं, मॉडर्न एरा। अब मॉडर्न की अगर बात करें, मॉडर्न मतलब क्या, ठीक है, एनीवन? मॉडर्न मतलब होता है डिफरेंट लिविंग, ठीक है, जो ट्रेडिशन से हटके होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग होता है, ट्रेडिशन से हटके होता है। द मॉडर्न एरा इन यूरोप एंड द कंडीशंस ऑफ मॉडर्निटी दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड टुडे वेर बॉट अबाउट बाय 3 मेजर प्रोसेसेस। ये जो हम मॉडर्निटी, आज के मॉडर्न जमाने में मॉडर्निटी है, ये जो है ना, ये कैसे हुआ, द प्रोसेस, ये 3 मेजर प्रोसेस के रिगार्डिंग ये मॉडर्निटी स्टार्ट हुआ। इससे पहले क्या था? चर्च का रूल था, बट अभी क्या स्टार्ट हुआ? सॉरी, मॉडर्निटी स्टार्ट हुआ, ठीक है। दीज वेर द एनलाइटमेंट और डाउनिंग ऑफ द एज ऑफ रीजन। कि कारण क्या है भाई? तुम बोल रहे हो ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, चर्च बोल रहा है कि तुम ये कर सकते हो, चर्च बोल रहा है तुम ये नहीं कर सकते हो, तो लोग स्टार्ट किए क्वेश्चन करना कि क्यों नहीं कर सकते हैं। एज ऑफ रीजन, द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई, why we can do this and why we can't do this, ठीक है। द क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल सॉवरेनिटी एम्बॉयडेड इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी जहाँ पे राइज हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, एंड द सिस्टम ऑफ मास मैन्युफैक्चरिंग इनाग्रेटेड बाय द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मास प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज स्टार्ट हुआ जब, ठीक है। एंड यहाँ का पहले हम फर्स्ट टॉपिक कर लेते हैं, आज के रिगार्डिंग हम ओनली एनलाइटमेंट तक ही करेंगे क्योंकि ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आपको ये ग्रैप्स करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम चाहिए, ठीक है। एंड यू रीड द चैप्टर फ्रॉम द बुक इटसेल्फ कि आपको और बेहतर तरीके से समझ आए। बाकी इंपॉर्टेंट जो भी है यहाँ पे ही है, ठीक है। द एनलाइटमेंट जैसे बुद्ध जी को एनलाइटमेंट मिला था। एनलाइटमेंट का मतलब क्या? आप वाइज बनने लगे, ठीक है। आपको क्वेश्चनिंग करने का कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है, रीजन बिहाइंड इट, तो आप जानने के लिए उत्सुक है, ठीक है। सो ड्यूरिंग द लेट 17th and 18th century, वेस्टर्न यूरोप सॉ द इमर्जेंस ऑफ रेडिकली न्यू वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड, ठीक है। वेस्टर्न यूरोप में 17th-18th सेंचुरी में ये इमर्ज हो गया, ये देखा गया कि न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, न्यू वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड, कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम ये कुछ कर नहीं सकते तो क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ लोगों के बीच में। पहले क्या था कि गॉड्स ने सेंड किया है राजा महाराजा को, बट उन्होंने ये जो स्टेट 3 है ना, तो उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि व्हाई ही और व्हाई शी द क्वीन, कि हम क्यों नहीं, ठीक है। So referred to as the enlightenment, these new philosophies established the human being at the center of universe. पहले क्या था? God is the center of universe before enlightenment, but after enlightenment referred to as human being as the center of the universe and rational thought as the central feature of a human being. Rational thought, कि आप रैशनली सोच सके चीज़ों को, रैशनल थॉट हो आपके अंदर, तो ये एक सेंट्रल फीचर हो गया ह्यूमन बीइंग में। द एबिलिटी टू थिंक रैशनली एंड क्रिटिकली ट्रांसफॉर्म द इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग इनटू बोथ द प्रोड्यूसर एंड द यूजर ऑफ ऑल नॉलेज, द नोइंग सब्जेक्ट, ठीक है। द एबिलिटी टू थिंक रैशनली एंड क्रिटिकली होना चाहिए, ठीक है, कि आप बोथ प्रोड्यूस भी करें नॉलेज को एंड यूज भी करें उस नॉलेज को, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया? ह्यूमन बीइंग को नोइंग सब्जेक्ट, ठीक है। ओनली पर्सन हु कुड थिंक एंड रीजन कुड बी कंसिडर्ड एज फुल्ली ह्यूमन, जो सोच सकता है, जो कारण पता करने के मतलब क्वेश्चन करने का साहस रखता है, जो सोच सकता है चीज़ों के रिगार्डिंग, ना कि जो प्रीस्ट बोले वही को अंधाधुन फॉलो करे, जो राजा महाराजा बोले उसी को अंधाधुन फॉलो करे, उसको फुल्ली ह्यूमन नहीं बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कि जो मतलब इंसान अच्छे से सोच सके एंड उसका कारण समझ सके, उसी को क्या बोलेंगे? फुल्ली ह्यूमन बोलेंगे, ठीक है। Those who could not remained
deficient as human beings and were considered as not fully evolved humans. उनको क्या बोलते थे, not fully human, evolve नहीं हुआ था वो human being. Case of natives of primitive society और savages बोला जाता था उनको, ठीक है. The enlightenment was made possible by and in turn helped to develop attitudes of mind that we refer to today as secular, scientific and humanistic. एनलाइटमेंट ने डेवलप किया था एटीट्यूड्स ऑफ आवर माइंड जो आज हम रेफर करते हैं एज सेकुलर, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक सोसाइटी, ठीक है. एंड कल हम पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.